दाढ़ी वाले पुजारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है तथा स्टेटाइट की बनी है कि अर्ध प्रतिमा शरीर का ऊपरी हिस्सा यह तिपतिया ट्रेफॉइल पैटर्न वाली शॉल में लिपटे एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति है जिसकी आंखें लंबी हैं तथा आँख आधी बंद हैं, जैसे कि वह ध्यान मुद्रा में हो। इस मूर्ति के दाहिने हाथ पर एक बाजू बंद और सिर पर सादी बुनी हुई पट्टिका है। पुरुष धड़ की लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इस धड़ की दिशा आगे की ओर है। इसके कंधे अच्छी तरह से पके हुए हैं और पेट निकला हुआ है। संभवतः सिर और भुजाओं को जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में सॉकेट छिद्र हैं। मृद्भांड उत्खनन स्थलों से मिले मृद्भांडों को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, सादे मृद्भांड और चित्रित मृद्भांड। चित्रित मृद्भांडों को लाल व काले मृद्भांडों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें पृष्ठभूमि को रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता था और चमकदार काले रंग का प्रयोग लाल पृष्ठभूमि पर डिजाइन और आकृतियां बनाने के लिए किया जाता था। वृक्ष, पक्षी और पशुओं की आकृतियां और ज्यामितीय प्रतिरूप चित्रों के आवर्ती विषय थे। पाए गए अधिकांश मृद्भांडों में से चाक पर बनाए गए मृद्भांड अति उत्तम हैं। इसके साथ ही कुछ हाथ से भी बने थे। रंग बिरंगे मृद्भांडों के भी कुछ उदाहरण मिले हैं, हालांकि ये बहुत ही दुर्लभ हैं। मृद्भांडों का उपयोग संभवतः तीन मुख्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। पहला, सादे मृद्भांडों का मुख्य रूप से उपयोग अनाज और पानी के भंडारण के लिए किया जाता होगा, जैसे घरेलू प्रयोजन के लिए। दूसरा, छोटे पात्रों, सामान्यतः आकार में आधे इंच से भी कम का सजावटी प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता होगा। तीसरा, तल में बड़े छेद और बगल में छोटे छेदों वाले कुछ छिद्रित मृद्भांड भी होते थे। संभवतः इनका प्रयोग शराब उलटने के लिए किया जाता था। आभूषण, हड़प्पाई लोग आभूषण बनाने के लिए मूल्यवान व धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डियां और यहां तक कि पकी हुई मिट्टी जैसी विविधतापूर्ण सामग्री का उपयोग करते थे। पुरुष और महिला दोनों कंठाहार, पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठियां जैसे आभूषण पहनते थे। करधनी, झुमके और पायल केवल महिलाएं ही पहनती थीं। कॉर्नेलियन, नीलम, क्वार्टजाइट, स्टेटाइट आदि से बने हुए मनके भी काफ़ी लोकप्रिय थे। बड़े पैमाने पर इनका निर्माण किया जाता था। यह बात चनहुदरो और लोथल से मिले कारखानों से स्पष्ट है। कपड़ों के लिए हड़प्पाई लोग कपास और ऊन का प्रयोग करते थे। इन्हें अमीरों और गरीबों द्वारा समान रूप से काटा जाता था। साथ ही बाल और दाढ़ी के विभिन्न शैलियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग फैशन के प्रति भी सजग थे। मौर्य कला और स्थापत्य कला। श्रमण परंपरा के अंग बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के आगमन के साथ ही गंगा घाटी का धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य परिवर्तित होने लगा। चूँकि दोनों धर्म वैदिक युग की वर्ण प्रथा और जाति प्रथा का विरोध करते थे, इसलिए इन्हें उन क्षत्रिय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व से सजग हो चुके थे। जैसे ही मौर्यों ने अपनी सत्ता की स्थापना की तो राज्य के संरक्षण और व्यक्तिगत पहल के अंतर्गत विकसित स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बीच स्पष्ट सीमांकन देखा जा सकता है। इस प्रकार मौर्य कला को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, दरबारी कला। मौर्य शासकों ने राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक कारणों से बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्यों का शुभारंभ किया। इन स्थापत्य कार्यों को दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है।
महल या किला। मौर्य कला को दो भागों में बांटा गया है: दरबारी कला या दरबारी पहल, लोकप्रिय कला या व्यक्तिगत पहल। दरबारी कला में महल, स्तंभ, स्तूप सम्मिलित हैं। लोकप्रिय कला में गुफाएं, मृद भांड और मूर्तियां सम्मिलित हैं। मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य भारत में सत्ता में आने वाले पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। पाटलिपुत्र में राजधानी और कुम्हार में महलों का निर्माण मौर्य साम्राज्य का वैभव प्रतिबिंबित करने हेतु कराया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान में परसेपोलिस के अकेमियन महलों से प्रेरित था। इसकी मुख्य निर्माण सामग्री लकड़ी थी। मेगास्थनीज ने इस महल का वर्णन मानव जाति की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक के रूप में किया था। इसी प्रकार कुम्हार स्थित अशोक का महल भी एक विशाल संरचना थी। इसमें एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था और यह 3 मंजिला लकड़ी का ढांचा था। महल की दीवारों को नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया था। अब स्तंभ के बारे में, अशोक के शासनकाल के दौरान स्तंभों पर अभिलेख राजकीय प्रतीक के रूप में या युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में अति महत्वपूर्ण हो गए। साथ ही उन्होंने राजकीय उपदेशों का प्रचार करने के लिए भी स्तंभों का प्रयोग किया था। स्तंभ का प्रयोग अशोक ने अपने शासनकाल में राजकीय प्रतीक के लिए और राजकीय उपदेश के लिए बहुत किया। औसतन 40 फीट ऊंचे होते थे स्तंभ। ये स्तंभ सामान्यतः चुनार के बलुआ पत्थर या पलस्तर से बनाए जाते थे। स्तंभ जो है चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे या पलस्तर से बनाए जाते थे और इसमें शाफ्ट तथा कैपिटल सम्मिलित होते थे। स्तंभ में शाफ्ट और कैपिटल सम्मिलित होते थे। इसमें लंबा मूठ आधार का निर्माण करता था जो कि पलस्तर के एक ही खंड अथवा एकाश्म पलस्तर से बना होता था। इसके सबसे ऊपर में कमल या घंटे का आकार में शीर्ष या ललाट रखा जाता था। घंटे के आकार के शीर्ष या ललाट ईरानी स्तंभों से प्रभावित थे क्योंकि ये स्तंभ अत्यधिक पॉलिशदार और चमकदार थे। ललाट के ऊपर वृत्ताकार या आयताकार आधार होता था जिसे अबेकस कहा जाता था। आयताकार आधार को क्या कहा जाता था? अबेकस कहा जाता था। तथा जिस पर पशु मूर्ति होती थी, अबेकस पर ही जो है पशु मूर्ति हुआ करता था। उदाहरण के लिए चंपारण में लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ, वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ आदि इनके उदाहरण हैं। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्तंभ का शीर्ष फलक या अबेकस और पशु भाग भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक में 4 दिशाओं को निरूपित करते हैं। फलक में 4 दिशाओं को निरूपित करते हैं। 4 निरूपित करते हुए 4 पशु को दर्शाया गया है। चौकड़ी भरता अश्व जो कि पश्चिम दिशा में है, हाथी पूर्व दिशा में, वृषभ दक्षिण दिशा में और सिंह उत्तर दिशा में है। ये पशु अनंत काल का अस्तित्व का पहिया घुमाते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए प्रतीत होते हैं। हाथी रानी माया का स्वप्न एवं उनके गर्भ में प्रवेश करता हुआ श्वेत हाथी को दर्शाता है। बैल वृष राशि का चिन्ह दर्शाता है जिससे महीने में बुध का जन्म आता है, जिस महीने में बुध का जन्म हुआ था। अश्व कंथक अश्व को निरूपित करता है जिसका बुध ने राज्य से दूर जाने के लिए उपयोग किया था। सिंह ज्ञान प्राप्ति दर्शाता है। सिंह क्या दर्शाता है? ज्ञान प्राप्ति। घोड़ा क्या दिखाता है? राज्य से दूर जाने के लिए जो उपयोग किया गया था उसके लिए किया गया है। बैल का प्रयोग बुध के जिस महीने में जन्म हुआ था बुध का उसका प्रतीक है। और हाथी रानी माया का स्वप्न
एवं उसके घर में प्रवेश करता हुआ श्वेत हाथी को दर्शाया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सदा ही सत्य की सदा विजय होती है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी गई है। चार सिंह सभी दिशाओं में धर्म का प्रचार करते हुए, चार सिंह जो है सभी दिशाओं में धर्म का प्रचार करते हुए बुद्ध को प्रतीकबद्ध करते हैं। इसे बुद्ध द्वारा दिए गए पहले धर्मोपदेश की स्मृति में बनवाया गया था तथा इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब स्तूप के बारे में। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित साधारण टीले थे। यह अंत्येष्टि पुंज का पारंपरिक प्रदर्शन होते हैं, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अंत्येष्टि पुंज में किसको रखा जाता था? साधारण टीले में किसको रखा जाता था? मृतक के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के राजकाल के दौरान स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। अशोक के दौरान जो स्तूप कला बहुत उत्तम दशा में थे। उनके राजकाल के दौरान, अशोक के राजकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए गए थे। अशोक के राजकाल में कितने स्तूप बनवाए गए थे? 84,000 स्तूप बनवाए गए थे। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को, किस परंपरा से प्रेरित थे स्तूप? तो वैदिक परंपरा से स्तूप प्रेरित थे, जो कि बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया और बौद्धों के द्वारा स्तूप को लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनाए गए थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनवाए गए थे। इनमें से 8 में उनकी मेधि में बुद्ध के अवशेष थे। 8 में जो है बुद्ध के अवशेष मिले हैं मेधि में। 8 में बुद्ध के अवशेष कहाँ थे? तो मेधि में। जबकि 9वें में वह बर्तन था। 9वें में क्या था? तो बर्तन था, जिसमें मूल रूप से इन अवशेषों को रखा गया था। स्तूप के विभिन्न भागों को प्रदर्शित करने वाला मूलभूत आरेख नीचे दर्शाया गया है। स्तूप का कोर कच्ची ईंटों का बना होता था। स्तूप का कोर किससे बना होता था? कच्ची ईंटों का बना होता था। बाहरी सतह का निर्माण जो है पक्की ईंटों से किया जाता था। इसे प्लास्टर की मोटी परत से ढका जाता था। मेधि और तोरणों को लकड़ी की मूर्तियों द्वारा सजाया जाता था। मेधि और तोरण को किससे सजाया जाता था? लकड़ी की मूर्ति से सजा दिया जाता था। श्रद्धालुओं भक्तों द्वारा पूजा के प्रतीक के रूप में प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर चक्कर लगाया जाता था। श्रद्धालु कहाँ चक्कर लगाते थे? प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर चक्कर लगाते थे। उदाहरण के तौर पर देखें तो मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है। अशोक के स्तूप में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो सांची का स्तूप। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम है। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्तूप? तो पिपरहवा स्तूप सबसे प्राचीनतम है। क्या है? तो सबसे प्राचीनतम, यह मतलब कि बहुत पुराना है। बुद्ध की मूर्ति के बाद बनाए गए 9 स्तूपों के बुद्ध की मूर्ति के बाद बनाए गए 9 स्तूपों के राजगिरी, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, वेतपिरा, पावा, कुशीनगर और पिपलीवन था। ये 9 जगह थी। अशोक के स्तंभ और अकेमियन स्तंभ के बीच अंतर क्या है? तो रचना के आधार पर अंतर देखते हैं। अशोक के स्तंभ और अकेमियन स्तंभ। अशोक स्तंभ एकाश्म थे, अर्थात इन्हें पर स्तर के एक ही खंड से बनाया गया था। मुख्यतः चुनार के बलुआ पत्थर से बनाया गया था। अकेमियन स्तंभ बलुआ परस्तर के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ मिलाकर बनाए गए थे। मतलब एक पत्थर से निर्मित थे, ये एक से अधिक पत्थर से निर्मित थे, जो कि बलुआ ही पत्थर से निर्मित थे। स्थान के आधार पर
अशोक के स्तंभ को स्वतंत्र रूप से स्थापित कराया गया था, जबकि अकेमियन स्तंभ को सामान्यतः राजभवन से संलग्न होते थे। अकेमियन स्तंभ राजभवन से संलग्न होते थे, जुड़े होते थे। अब लोकप्रिय कला के बारे में। राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त गुफा स्थापत्य कला, मूर्ति कला और मृद भांडों के व्यक्तिगत प्रयास से भी कला को अभिव्यक्ति मिली, स्वतंत्रता मिली। ने एक साथ कला और स्थापत्य कला के लोकप्रिय रूपों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गुफा स्थापत्य कला। इस अवधि में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा स्थापत्य कला का उद्भव देखा गया है। इस अवधि में यानी कि अशोक के काल में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा स्थापत्य कला का उद्भव देखा गया। सर्वप्रथम मौर्य काल के दौरान जैन और बौद्ध भिक्षु, मौर्य काल के दौरान जैन भिक्षु और बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुफाओं का विहार यानी निवास स्थल के रूप में उपयोग करते थे। गुफा स्थापत्य कला का उपयोग बौद्ध भिक्षु और जैन भिक्षु निवास के रूप में प्रयोग करते थे। वहीं आरंभिक गुफा का उपयोग आजीवक करते थे। आरंभिक गुफा का प्रयोग कौन करते थे? आजीवक करते थे, जबकि बाद में बौद्ध मठों के रूप में लोकप्रिय हो गए। मौर्य काल के दौरान की गुफाओं की विशेषता अत्यधिक पॉलिशदार भीतरी दीवारें व अलंकृत प्रवेश द्वार थे। प्रवेश द्वार अलंकृत थे, अत्यधिक पॉलिशदार भीतरी द्वार थे। उदाहरण में देखें तो बिहार में बराबर और नागा अर्जुनी की गुफाओं का निर्माण अशोक तथा उनके पोते दशरथ के राजकाल के दौरान 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। कब किया गया था? 3री शताब्दी के ईसा पूर्व में। किसके काल में? तो दशरथ और अशोक के काल में किया गया था। कौन से गुफा? तो बराबर की गुफा और नागा अर्जुनी की गुफा। नागा अर्जुनी और बराबर की गुफा बिहार में स्थित है। नासिक की गुफा। नासिक की गुफाएं 24 बौद्ध गुफाओं का समूह है। नासिक की गुफाएं कितने गुफाओं का समूह है? तो 24 बौद्ध गुफाओं का समूह है। इसे पांडवलेनी भी कहा जाता है। नासिक गुफा को पांडवलेनी गुफा भी कहा जाता है। ये 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी के दौरान निर्मित की गई थी तथा ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। नासिक की गुफाएं किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। हालांकि बाद में इन गुफाओं पर महायान संप्रदाय का भी प्रभाव देखा जाता है। बाद में हीनयान के बाद महायान संप्रदाय का भी प्रभाव देखा जाता है। हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत बुद्ध की उपस्थिति सिंहासन और पदचिन्ह जैसे रूपांकनों और प्रतीकों के उपयोग के माध्यम से दर्शाई गई और बाद में इन गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई गई। नासिक की गुफाएं में बाद में जो है बुद्ध की मूर्ति को भी बनाया गया, जो कि महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव निरूपित करती है। यह स्थल जल प्रबंधन की उत्कृष्ट प्रणाली भी दर्शाता है, जो ठोस चट्टानों से काटकर बनाए गए तालाबों की उपस्थिति से इंगित होता है। अब मूर्ति कला के बारे में। मूर्तियों का मुख्य रूप से उपयोग स्तूप की सजावट के लिए किया जाता था, तोरण मेढी में और धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता था। मौर्य काल की 2 प्रसिद्ध मूर्ति थे, यक्ष और यक्षिणी की। कौन से 2 प्रसिद्ध मूर्ति थे? यक्ष और यक्षिणी की। ये सभी 3 धर्म जैसे जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म में पूजनीय थे। कौन? यक्षिणी और यक्ष। यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख कहाँ मिलता है? तो तमिल रचना है शिलप्पाधिकारम। कौन सा है? शिलप्पाधिकारम में जो है मिलती है। यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख कहाँ मिलता है? शिलप्पाधिकारम में मिलता है। इसी प्रकार सभी जैन तीर्थंकर यक्षिणी से संबंधित थे। सभी जैन तीर्थंकर किससे संबंधित थे? यक्षिणी से संबंधित थे। मृदभांड मतलब घड़ा।
मौर्य काल के मृद भांडों को सामान्यतः उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड या चित्रित धूसर मृद भांड के रूप में जाना जाता है। मौर्य काल के मृद भांड को किस रूप में जाना जाता है? तो उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड यानी कि NBPW या चित्रित धूसर मृद भांड के रूप में जाना जाता है। इनकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि काला रंग है और अत्यधिक चमकीला है। इसका उपयोग संभवतः विलासिता की वस्तु के रूप में किया जाता होगा। इन्हें प्रायः उच्चतम स्तर के मृद भांड के रूप में संदर्भित किया जाता है। उच्चतम स्तर के मृद भांड के रूप में संदर्भित किया जाता है। थैंक यू वीडियो सुनने के लिए।